नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं हिंदू भारत। कोरोना वायरस का कहर बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। क से कोरोना और क से कहर दोनों ही जारी है और पूरे दुनिया में जारी है। इसी बीच WHO ने यह साफ कह दिया है कि ये जो कोविड-19 है उससे भी ज़्यादा खतरनाक वायरस आ रहा है और ये कहीं ना कहीं महामारी फैल जाएगा। ये WHO की रिपोर्ट है, WHO का कथन है जो सामने चल के आ रहा है। वहीं बिल गेट्स ने कोरोना पे यह सबसे बड़ी बात कह दी है कि 70% लोगों को कोरोना की मेडिसिन लगानी होगी, कोरोना की वैक्सीन लगानी होगी, कोरोना का इंजेक्शन लगाना होगा और ये कहीं ना कहीं 10 अरब से ज़्यादा वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। ये एक बड़ी खबर है जो मैं आप तक लेके आ रहा हूं। हमारे साथ दो पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, जिसमें से कांकेर के वरिष्ठ पत्रकार है कमल शुक्ला जी और रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिनेश सोनी जी। हम दोनों लोगों से ये चर्चा करेंगे कि कहीं ना कहीं नए साल का आज पहला दिन है। नए साल में जहां बहुत सारी खुशियां लेके आती है, वहीं कहीं ना कहीं कोविड ने अपना एक कोविड फॉर्मेट लेके आया है, एक नई महामारी लेकर आई है। इस दौर में जब बाजार खुल चुके हैं, लोग सहमे से हैं, लोग डरे से हैं। मैं उन दोनों लोगों का स्वागत करता हूं। कमल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने एक बहुत कीमती समय निकाला। और दिनेश सोनी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपने कीमती समय निकाला। कहीं ना कहीं जो कोविड का दौर है, पूरा 2020 जो है वो पूरा कोविड में चले गया। कोविड-19 से हम लड़ते रहे, गवर्नमेंट लड़ती रही और जो नागरिक है उन्होंने गवर्नमेंट ने पूरा साथ दिया। तो जो वादा था कि दिसंबर के लास्ट में हम वैक्सीन लॉन्च कर देंगे, ऐसा कुछ भी कहीं भी देखने को नहीं मिला। और सबसे अहम सवाल ये बनता है कि अगर ये वैक्सीन लॉन्च भी होती है तो क्या गरीब लोगों के लिए ये सही साबित होगी? क्या इसे कम दामों पर उपलब्ध कराया जाएगा या फिर वैसे ही ये एक बिजनेस फॉर्मेट बन के रह जाएगा? क्योंकि इसकी रिकवरी रेट 70% से ज़्यादा है, पर दूसरी जो महामारी आई है उसकी डेथ रेट 70% के आसपास है। तो ये दोनों ही जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं 2021 भी पूरा 2020 जैसा ही जाएगा क्या? जी देखिए, महामारी अक्सर आप 2-3 साल 4 साल के बाद हमेशा नई नई महामारी आती रहती है, कभी बर्ड फ्लू के रूप में, कभी स्वाइन फ्लू के रूप में। मैं ये दावा नहीं करता कि इसमें सच्चाई नहीं है, मगर मैं ये जरूर बोलूँगा कि इन सब के पीछे दवा का जो बिजनेस करने वाली कंपनियों का भी हाथ रहता है। हम कोरोना के मामले में भी देख सकते हैं, लगातार पिछले साल भर से इसका डर दिखा के, पहले शुरू में भी आप याद होगा जब एक मरीज भारत में जनवरी में पहचान हुआ था, तब यहाँ पूरे देश भर में ऐसा डर का माहौल बनाया गया कि लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया। रायपुर में हमारा पहला केस जिस दिन आया उस दिन रायपुर में कर्फ्यू का माहौल हो गया था, मगर आज जब रायपुर में रोज 500-600 मरीज निकल रहे हैं, तब आज हमने सब बाजार और सारा चीज खोल दिया। यही सरकार सबसे पहले मैं आपने जो सवाल किया है ये वैक्सीन को लेकर, उसमें आप ये कल्पना कर रहे हैं कि ये गरीबों के लिए क्या निःशुल्क वितरण हो सकता है? निश्चित रूप से होना चाहिए, उनका अधिकार बनता है। आज तक भारत में जितनी भी महामारी आई, चाहे खसरा का हो, चाहे टीबी का हो, सारी बीमारियों का, सारे संक्रामक बीमारियों का, सारी बीमारियों का टीका जो भी इजाद किया गया, उसको जो है भारत सरकार ने जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराया है। तो हमें पूरी उम्मीद की जानी चाहिए, हमें अपेक्षा की जानी चाहिए कि इस सरकार द्वारा भी ये सब टीकाएं जो है, टीका जनता को फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। मगर जैसा माहौल पिछले 7-8 साल की सरकार ने दिखा रहा है, जो हमारी केंद्र गवर्नमेंट दिखा रही है, उससे तो लगता नहीं है। ये जो सरकार है पूरी तरह से बिजनेस वालों के साथ दिखती है, व्यापारियों के साथ दिखती है, जो बड़े कारपोरेट उनके साथ दिखती है। और इस बीमारी में भी पूरी कहीं ना कहीं ये सरकार कारपोरेट जगत के साथ दिख रही है, जो दवा का कारपोरेट है, जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं। मैं ये नहीं कहता कि फेसबुक के जो मार्क जुकरबर्ग हैं उन्होंने ये बीमारी पैदा की है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर मार्क जुकरबर्ग बार बार कैसे दिखते हैं लोगों को डराते हुए। कल अभी भी पिछले सप्ताह उन्होंने डराया कि 10 अरब डोज लेने पड़ेंगे, दुनिया के 70% आबादी को लगाना पड़ेगा। तो मार्क जुकरबर्ग को क्यों इस तरह से सक्रिय? इसके पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वैक्सीन बनाने वाली जो 3 सबसे बड़ी कंपनियां जो आज पूरे विश्व में जो चर्चित हुए हैं, जो वैक्सीन ला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं, ये तीनों बड़ी कंपनियों को फंडिंग पूरा जुकरबर्ग कर रहे हैं। आज विश्व के सबसे बड़े अमीरों में एक है
और जुगरबर्ग का पूरा नेटवर्क पूरी दुनिया में है, और ये अपने नेटवर्क का प्रयोग करके डराने का काम भी कर रहे हैं, और वो वैक्सीन बनाने वाले कंपनियों पे सीधा ये पैसा लगाए हुए हैं। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि तीनों कंपनियों में उनका पैसा लगा है। ये कंपनियां हैं भारत की सबसे बड़ी, जो भारत की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट दुनिया की सबसे बड़ी टीका बनाने वाली कंपनी है, और सबसे ज्यादा टीका भारत के लोगों को जरूरत पड़ती है। छोटे छोटे बच्चों को जो टीका लगता है, सारे काम एक सीरम इंस्टीट्यूट करता है। तो सीरम इंस्टीट्यूट में भी उनका पैसा लगा है, फाइजर करके एक कंपनी है उसमें भी उनका पैसा लगा है, और मोडर्ना करके कंपनी को उसमें पैसा लगा है। ये तीनों कंपनियों का टीका वैक्सीन बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, सब अंतिम प्रक्रिया में है। तो जुगरबर्ग अब जब ये अंतिम प्रक्रिया में है, तो आप देखिए फिर से आप आइए उसमें कि तो वो जो डर जो दिखाया गया था, जब एक केस पे डर आया, जब रायपुर में एक केस आया तो कर्फ्यू का माहौल हुआ, वो डर आज खत्म हो चुका है। आज भारी संख्या में बारात निकल रही है, खुद राजनीतिक दल के लोग बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं। खुद मोदी जी हमारे लाखों के रैली में शिरकत किए हैं, बिना मास्क के लोग वहां शामिल हुए हैं। आज किसान आंदोलन में लाखों किसान बैठे हुए हैं जो बिना मास्क के बैठे हुए हैं, तो उनको कोरोना कैसे नहीं हो रहा है? मेरे बगल में दिनेश सोनी जी बैठे हैं, मेरे मित्र हैं पत्रकार। मैं जब से कोरोना चल रहा है मैंने इनको कभी मास्क में नहीं देखा। मैं इनको कई बार समझाता भी था। मेरे को कोविड पॉजिटिव बताया गया, हालांकि वो एक राजनीतिक कारण था। मैं जब अनशन में बैठा था मेरे को भी कोविड पॉजिटिव बता के जबरदस्ती भेज दिया गया, क्योंकि राज्यपाल मिलने आने वाली थी। तो इसमें और बात करेंगे हम आगे कि कैसे राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में भी महामारी को इस्तेमाल किया जाता है, और इस कोरोना को लेकर पूरे विश्व में किया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नहीं डरा उसको कुछ नहीं हुआ, जो डरे और आज जो भी टेस्ट कराने जाते हैं, कई ऐसे केसेस हैं जिनको एक दूसरे हॉस्पिटल में टेस्ट में उसको नेगेटिव करार दिया गया है, उसको कोई दूसरा पॉजिटिव करार देता है। तो ये पूरा खेल चल रहा है, और इसी खेल को देखिए आगे इन्होंने कैसे किया कि 500 लोगों की संसद, 540-45 उसमें से 500 से ज्यादा शायद ही उपस्थित होते जी। उस संसद को देखे मोदी जी ने ठीक उस समय जब देश को सबसे ज्यादा जवाब की जरूरत थी। किसानों के 3 बिल आपने बिना मांगे दे दिया, जबरदस्ती थोप दिया उनके ऊपर। पूरा देश भर में किसान आंदोलनरत हैं। आपने भारी संख्या में नौकरी खत्म कर दिया, रेल को बेच दिया, सारे कारपोरेट सारी चीजों को आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सारी चीजों को सेपरेट कर दिया। तो इन सब का जवाब चाहिए था देश को। जब हमारे विपक्ष के सांसदों से उम्मीद थी कि वो वहां पे सवाल करते, तो ऐसे समय में आपने संसद को कोरोना का बहाना बना के आप संसद स्थगित कर देते हैं। और दूसरी तरफ आप कलकत्ता में रैली करते हैं, अमित शाह जी रैली करते हैं, लाखों की रैली, वर्चुअल रैली की गई, लाखों लाख रुपए खर्च किए गए। कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहता हूं, देखिए मैं फिर भी एक बार दोबारा कहूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि पूरा कोरोना वायरस फर्जी है, मगर मैं ये दावा जरूर करूंगा कि जिस तरह से जो पर्यावरण का दुरुपयोग किया जा रहा है, जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जो लोगों को डराया भी जा रहा है, भारी मात्रा में जो कारखाने खोले जा रहे हैं, जल जंगल जमीन का तहस नहस किया जा रहा है, पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, तो नए नई बीमारी तो पैदा होंगे। ये आज कोरोना आया है, कल और कुछ आएगा, कल कुछ और आएगा, मगर इस पूरे बिजनेस के बीच में हमको एक चीज जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इसमें फायदा किसका हो रहा है, बर्बाद कौन हो रहे हैं और फायदे में कौन है। आज सारी दवा कंपनियों को देखिए, इम्यून सिस्टम विकसित करने के नाम से इम्यूनिटी पावर रामदेव बाबा का कैसी दुकान चल निकला जी। इम्यून सिस्टम के नाम से होम्योपैथी वाले को जी, ये कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा के नाम से जी सारे मेडिकल वाले कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र है। जी 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 जी। इसमें मैं दिनेश सोनी जी की तरफ रुख करना चाहूँगा। इसमें दो एक बड़ी बातें मुझे समझ में आ रही कि अगर कोरोना की वजह से शीत सत्र को ख़त्म कर दिया गया है, अगर शीत सत्र को पूरी तरीके से ये कह दिया गया कि कोरोना की वजह से हम शीत सत्र नहीं लगा रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कोरोना के ही टाइम एमपी में सरकार बदली गई थी, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी आ गई फिर से, बीजेपी ने वो सरकार हथिया ली, जोड़ तोड़ के एक बड़ी राजनीतिक हुई, और इसी टाइम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई, बहुत बड़ा समारोह किया गया, बड़े बड़े लोग इस समारोह में आए और बहुत लोग कोविड पॉजिटिव पाए। इस टाइम जो कोविड है, जो कोविड-19 है, वो अपनी चरम सीमा पर थी, चढ़ाव की तरफ थी, और आज उससे ज़्यादा चढ़ाव की तरफ है। इसके बाद भी 2 बड़े कैंपेन चला गया जिसे पूरा देश जानता है, जहां जेपी नड्डा, अमित शाह, बहुत बड़े बड़े योगी आदित्यनाथ, जिनकी ज़रूरत नहीं थी, बड़े बड़े बीजेपी ने कैंपेन चेहरे उतारे, कैंपेनिंग को देखा, बड़ी बड़ी कैंपेनिंग की, जिसमें सबसे पहला चुनाव बिहार का था जी।
जो विधानसभा चुनाव था, जिसपे बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। दूसरा चुनाव नगर निकाय का चुनाव था, यहाँ पे जेपी नड्डा को उतारना, यहाँ पर अमित शाह को उतारना, यहाँ पे एक बड़ा कैंपेनिंग चलाना, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का आना, एक मतलब आप जब इस चुनाव को देखते हैं, जब आप इस चुनाव को समझते हैं जो हैदराबाद में हुआ, कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये चुनाव नगर निकाय चुनाव है। जी। ये चुनाव एक बहुत अहम चुनाव हो गया था और ये कहीं ना कहीं नाक की बात थी कि ओवैसी आते हैं या फिर बीजेपी आती। बीजेपी ने खैर यहाँ भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, पर इस टाइम क्या कोविड नहीं था? क्या इस टाइम चुनाव बहुत ज़्यादा इमरजेंसी थी या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी? और जबकि देश में जवाब, जैसा कि कमल शुक्ला जी ने बताया कि देश को जवाब की ज़रूरत थी, तो इन्होंने पूरी तरीके से शीत सत्र को ख़त्म कर दिया। तो वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 2 बड़े कैंपेन देश में चलाए गए। जी, एक्चुअली हुआ है कि हमारे देश में जो है लोगों को खास करके डराया गया है, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जब से सरकार, अब मोदी सरकार केंद्र में आई है, तो यही होते आया है कि किसी भी बात पूछे उनसे, आज तक उन्होंने हर मीडिया को, अपने गोदी मीडिया को उन्होंने जवाब दिया। एक जो हैं रवीश कुमार जी, उन्हें हमेशा से कहते आए हैं कि एक इंटरव्यू उनको दिया जाए, तो उनका सामना करने के लिए उनके पास कोई समय नहीं। इंडिया में जब कोविड आया तब भी वो नए साल जनवरी में ही कोविड ने प्रवेश किया, अभी 2020 में अब आ गया। इस समय सारे जगह कोविड हल्ला मचाया गया, जैसा कि कमल शुक्ला जी ने बताया। अब 2021 आया है, फिर कोविड का एक नया रूप आ गया, तो सिर्फ ये डराया जा रहा है। मोदी जी खुद डरते हैं, उनसे डरते हैं जो उनके खिलाफ बोलते हैं, और उन्हें सीधा सीधा जेल में भर दिया जा रहा है। सेम होता है जब उनसे जवाब मांगा। कोविड का बहाना देना, ये एकदम कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है कि एकदम कोविड का बहाना दे दिया गया। और उस समय बहाना दिया गया जब सड़कों पे हजारों की तादाद में कहीं ना कहीं गरीब किसान थे जो ठंड में सिकुड़ रहे थे, जिनके पास खाने के लिए ठीक से खाना नहीं था, जिनके पास बहुत सारी चीज़ों की कमतरता थी। और उस समय शीत सत्र को एकदम खत्म कर दिया गया, क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं सवाल पूछता। फुल मेजोरिटी में होने के बाद भी ये सवाल उठ रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में चिल्ला कर कहा कि इनको सारी बातें बतानी चाहिए, इनको बिल के फायदे बताने चाहिए। ये बताते हैं कि फायदा है, पर क्या फायदा है? अभी देखिए, किसान बिल लेकर के आए मोदी जी, अपने ही आवास में कुछ सांसदों को बुलवाया, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सांसद थे। उस समय महाराष्ट्र के एक सांसद गोंदिया के नाना पटोले जी उनसे बातचीत करना चाह रहे थे ओबीसी की समस्याओं को लेकर के, तो उन्हें बार बार धमकाया गया कि आप बैठ जाओ। ये इस तरह से लोगों को डरा करके और WHO का सहारा लेकर के पूरे देश को इन्होंने भ्रमित कर रखा है। मोदी जी चाहते तो कोरोना हमारे देश में हमला नहीं कर सकता था, उसका अटैक नहीं होता। वो जनवरी में उनको पता चल चुका था कि कोरोना का हमला हुआ है। वुहान आज शांत बैठा हुआ है, चीन का जो जहां से कोरोना की उपज हुई, जहां से कोरोना फैला, और चीन जीता हुआ महसूस कर रहा है। हाँ, सिर्फ और आज चीन में हम बड़ी न्यूज़ भी नहीं देख रहे कि कोरोना से इतने लोग, ये एक पट्टी चल जा रही है और कोरोना कहीं ना कहीं खत्म हो जा रहा है। ये एक अहम बात है कि आज जब कोरोना अपने चरम सीमा पे है तो आप बिग ब्रेकिंग कोरोना की नहीं देखते हैं, बिग ब्रेकिंग किसी और चीज़ की देखते हैं। और ये सबसे अहम बात है सोनी जी की, कहीं ना कहीं इस बार जो 2 बड़े कैंपेनिंग देश में चलाए गए वो बहुत ही शर्मनाक कैंपेनिंग थे, जो इतने बड़े लेवल पे चलाए गए, जो इतने पे। और इस पे कहीं ना कहीं ये बात कह देनी कि कोविड है, शीत सत्र नहीं लगाएंगे, ये बहुत दर्दनाक है देश के लिए, बहुत दुखदायक है। कमल शुक्ला जी की तरफ मैं रुख करूंगा कि ये मैं बार बार 2 कैंपेनिंग के लिए इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस कैंपेनिंग में जेपी नड्डा, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े कैंपेनर के रूप में आए और इन्होंने बड़ी बड़ी कैंपेनिंग की बीजेपी के लिए और सीट निकालने की पुरजोर कोशिश की और सीट निकाला भी। तो इस समय कोरोना नहीं था क्या? मैं बस ये जानना चाहता हूँ, या इस समय कोरोना गोवा चले गया था या छुट्टियों पे था कोरोना, ऐसा मुझे लगता है। तो कोरोना को लेकर पूरा विश्व भर में, केवल भारत में नहीं, विश्व के तमाम देशों में तानाशाहों ने अपनी तानाशाही के लिए इस महामारी अधिनियम का प्रयोग किया। कई देशों ने अपने राष्ट्राध्यक्ष ने अपने आप को आजीवन राष्ट्राध्यक्ष घोषित कर दिया। लोग विरोध नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना था। सड़क में सारे जन आंदोलन कुचले गए। भारत में भी आप देखिए, NRC और CAA को लेकर जो आंदोलन था, कोरोना का बहाने लगाकर उसको कुचला गया।
नौजवानों का आंदोलन को कोरोना का बहाना लगा के कुचला गया है। स्टूडेंट का आंदोलन जो हुआ उसको कोरोना का बहाना लगा के कुचला गया है। और आज कोरोना का पूरी बहाना की लगा पूरी के एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी जी। गई, पूरी की पूरी स्कूल को घर में बच्चों बैठा को दिया गया, पूरा एक कॉलेज को एक घर साल में की पढ़ा पढ़ाई दिया गया। बर्बाद हो गई। आगे भी जो नया स्ट्रेन का मामला आ रहा है, बहुत सारे तो आगे भी हम बहुत बर्बाद होने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों से जब हमने बात की या बहुत सारे हमने चैनल्स को देखा, तो बच्चे का कहना है कि जो प्रैक्टिकली बोर्ड पे समझ में आता है, जो सामने समझ में आता है, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन उतनी चीज़ें अच्छी नहीं है जितनी चीज़ें एक एटमॉस्फेयर के थ्रू हमें दी जाती थी। मैं इसमें और उस बता रहा हूँ, ये जो खतरा और आगे हमको झेलना है। नया साल का पहला दिन है, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ना हो, मगर जो डरावना संदेश मिल रहा है, जो बिल और गेट्स जिस ने- तरीके से बहुत बिल गेट्स ने खराब जो- गया है हाँ, साल। बिल गेट्स ने टाइम मैगजीन में जो ये दिया है कि 10 अरब टीके लोगों को लगाने पड़ेंगे। 10 अरब टीका का 1 रुपये भी मानिए आप, तो एक झटके में 10 अरब बनता है। जी बिल्कुल। जबकि वो टीका, जैसा सुनने में आ रहा है, एक टीका तो जो भारत की कंपनी बना रही है, ऐसे कयास लगाई जा रही है। भारत की कंपनी जो बना रही है सीरम इंस्टीट्यूट, तो एक टीका 6,500 का सीरम ने कहा था कि कहीं ना कहीं लास्ट में लॉन्च कर देंगे, पर अभी तक ये वैक्सीन कहीं ना कहीं लॉन्च नहीं हो पाई मैं है। इससे आ रहा हूँ, तो 6,500 का एक टीका पड़ेगा। अब सोचिए, हमारे देश में आज तक बीमारी को प्राकृतिक आपदा और सरकार की जवाबदारी मान के माना जाता था। पहली बार हम मोदी जी की सरकार में देख रहे हैं, इन्होंने हर चीज को, जैसे उन्होंने आते साथ कहा था कि मैं तो व्यापारी हूँ, मेरे रग रग में व्यापार भरा है, तो इन्होंने बीमारी और आपदा को उसमें भी व्यापार में बदला। खुद आप पीएम केयर में कितने 1000 करोड़ गए, उसका हिसाब नहीं देते हैं। मैं दूसरी बात में मतलब भटकना नहीं चाहूँगा। ये जो नया स्ट्रेन की बात आ रही है, उसको कुल मिलाकर वैसे समझ लीजिए कि जैसे हम छोटे बच्चे को डराते हैं, कोई हिलती हुई चीज को देख के कि वो हिल रही है, डरना। बच्चा 1 दिन डरता है, 2 दिन डरता है, तीसरे दिन से डरना बंद कर देता है जी। मगर उसके बाद हम उसको क्या बोलते हैं, अगले कमरे में भूत है जी। तो इसी तरह से अब इन्होंने देखा कि वैक्सीन लॉन्च होने का जब टाइम आ रहा है, तो और जब लाखों लोगों की में संख्या किसान आंदोलन कर रहे हैं। और जब लोगों में वैक्सीन डर भी खत्म, कोरोना को लेकर जो एक डर था ना, तो मेला लग जब रहा है, तो बारात आ रही है। आपने थोड़ी देर पहले एकदम सही बात कही कि एक मरीज पाया जाता था तो एरिया को सील कर दिया जाता था, जी। पूरा शहर सील हो जाता था। बट आज हजारों की तादाद में, हजारों की डेटा में लोग मरीज पाए जा रहे हैं, कोविड पाए जा रहे हैं, पर वो डर नहीं है जो डर पहले मरीज पे था। जनता पे आज भी थोपा गया है, कानून अभी भी लागू है, अभी भी लोगों को चालान किया जा रहा है बिना मास्क के लोगों को, अभी भी लोगों को के ऊपर महामारी अधिनियम लगाया जा रहा है। मगर खुद सरकार के नेता, सरकार के मंत्री इस नियमों के परिधि से बाहर है। सरकार का रवैया, आप एक चीज और देखिए, जब ये महामारी हमारे यहाँ आया था, तब इन्होंने वो जो कदम उठाने चाहिए थे नहीं उठाए। इनको एयरपोर्ट लॉक करना चाहिए था, विदेश के उड़ानें बंद करना जब चाहिए। पहला मरीज मिला था, उन्होंने नहीं किया। जब 31 जनवरी को पहले मरीज पाए गए थे, तभी इनको इंटरनेशनली मगर फ्लाइट। मार्च के ठीक पहले इनको तबलीगी जमात मिल जाता है। जी अब जी। तबलीगी जमात का मुद्दा उठा के इन्होंने पूरा देश भर में फिर से इस एक महामारी को बहुत भी कम्युनल एक सामुदायिक रूप दंगे देने की में कोशिश देने की। मगर अब तो इनको सचेत हो जाना था, अब तो तबलीगी जमात। बट इन्होंने एक डाटा नहीं मगर बताया आप कि देखिए- तबलीगी जमात में कितने लोग पॉजिटिव 23 पाए गए, नवंबर। कितने डेट्स हुए तबलीगी जमात अंसारी के, जी। कितने लोग मर गए। 23 नवंबर को पूरे विश्व ने लंदन की फ्लाइट बंद कर दी। अभी 23 नवंबर पिछले 23 नवंबर को, पूरा विश्व को ठीक पता एक चल महीने गया पहले। कि नया स्ट्रेन मिला है, तो ज्यादा महामारी, दिसंबर ज्यादा महामारी फैलेगी, WHO ने डराया। उसके बाद सबने बंद कर दिया, मगर भारत ने चालू रखा। भारत ने 23 दिसंबर को बंद किया। फिर एक महीना 25 लेट, नवंबर से 23 नवंबर तक, एक महीना तक। 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक, इस एक महीना में 33,000 लोग लंदन से भारत आए। ये बड़ा आंकड़ा है, ये बड़ा ये बड़ा आंकड़ा है। ये बड़ा आंकड़ा है। और आश्चर्य की बात है, जो तबलीगी जमात को ढूंढ लेते हैं, पता नहीं इस 33,000 में शायद एक भी मुसलमान नहीं होंगे, इसलिए नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वो इन 33,000 में 200 से ज्यादा लोगों को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं कि वो कहाँ है। और 114 अभी जबकि तक आज के डेट में एयरपोर्ट्स के आप जब फॉर्म भरते हैं तो आपको आधार कार्ड, पूरे डिटेल्स सारा देनी चीज़ होती होता है, है। सारी चीजें करनी होती है, और सारी चीजें करने के बाद ही कहीं ना कहीं विदेश से आप आने वालों को तो आजकल आंख का भी आई टेस्ट देना पड़ता है। देना पड़ता जी है। जी जी। उसके बाद जब आश्चर्य लगता है, 200 लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे हो, और उसमें से आज 114 लोग 33,000 में से आज की डेट में कोरोना उसी नए स्ट्रेन से प्रभावित पाए गए हैं। तो ये बहानेबाजी है। और ये जो डराने के जो प्रयास को लेकर मैं फिर एक बात बोलूंगा कि भारत में टीबी से ही हर साल 80,000 लोग मर जाते हैं। जी, एक बड़ा आंकड़ा ये। हाँ, पर सरकारी- टीवी खोलकर
कुछ पत्रकारों की तरह ये नहीं दिखा जाता है कि टीवी की तरह मर गए, टीवी से 80,000 लोग मर गए, टीवी से 80,000 लोग मर गए। 27 लाख लोग हर साल मलेरिया से मर जाते हैं। लोग चिल्ला नहीं रहे बस टीवी वाले। बस्तर में जो जंग चल रही है आदिवासियों और सरकार के बीच, उसमें जवान जो है मलेरिया से ज्यादा मर रहे हैं। और इन पे कोई रिसर्च नहीं है, इन पे गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं है, इन पे कोई चीज़ों की वो नहीं है। बट एक कोरोना से अगर आपने सही कहा कि अगर 1 रुपये भी रखे जाते कोरोना की कीमत, तो कहीं ना कहीं ये 10 अरब का बिजनेस है। बट आप इसको इमेजिन कीजिए कि 10 रुपये रखे गए हैं तो ये 100 अरब का बिजनेस है। अगर इसे 20 रुपये में लॉन्च किया जाएगा तो ये 200 अरब का बिजनेस है। मतलब एक बड़ा बिजनेस पहले से रेडी कर दिया गया है, डरा कर। और कहीं ना कहीं लोग इतने डरे भी हैं, सहमे भी हैं कि जितने भी वैक्सीन आएगी उसे वो लेना पसंद करेंगे, वो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। अभी तो बीच में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियों ने कोविड पॉलिसी चालू कर दिया है, हम कोविड प्रोटेक्शन देंगे आपको, कोविड का वो देंगे, कोविड का ये देंगे, बहुत सारी चीजें आ गई है। बहुत सारे लोगों ने अपना धंधा पुराना बंद करके मोटरसाइकिल बेचने वाला भी जो है मास्क बेचने लग गया है। कई लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया। ये बड़ी बात है कि बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस कन्वर्ट किया है, अपनी थिंकिंग कन्वर्ट की है। उनको समझ में आ गया आने वाले 4-5 साल में एक बड़ा बिजनेस कोविड करके देगा देश को, और पूरे विदेश को करके देगा। और मेडिकल में एक तरह का ये रिफॉर्म होगा। जो हॉस्पिटल्स बंद होने की कगार पे आ गए थे ना इस कोविड के दौर में, वो चल पड़े हैं, वो दौड़ने लगे हैं। और चूंकि मोदी जी की सरकार है जो पूरी तरह हमको 18वीं शताब्दी में ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो इस बिजनेस का फायदा कुछ तंत्र मंत्र वाले लोगों ने भी उठाया है। बाबा जी ने उठाया, रामदेव बाबा ने तो बिना मेडिकल परमिशन हाँ, उन्होंने घोषणा कर दिया था कि हाँ बिल्कुल कि हमने कोरोना की वैक्सीन बना लिए। बाद में उसके मार्केटिंग पे रोक लगा दी गई। फिर उन्होंने बोला कि मैं कोरोना का फिर कोरोना नहीं बोल के इम्यूनिटी बढ़ाने की दवाई है, कोरोना के रोकथाम के लिए काम बढ़ाने की दवाई को लेके बहुत सारे लोग धंधे में आ गए हैं। हाँ, बिजनेस में एक नया मेडिसिन लॉन्च हो गया। अब कोरोना का वैक्सीन लॉन्च हो ना हो, बट मार्केट में एक नया वैक्सीन लॉन्च हो गया है जिसको कहा जाता है इम्यूनिटी पावर, या आपकी ये खाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब तो ऐसा है कि लोग सब्जी भी वही खोजते हैं जिसमें इम्यूनिटी पावर ज़्यादा हो। ये एक मतलब ये पूरा जो है। और इस दौर में ऐसा है कि मतलब कोविड का बहाना, अगर आपको किसी से मिलना है और आपको नहीं मिलने का मन है और उसको मिलने का मन है, तो आप सीधा बोल दीजिए कि कोविड का दौर है, मैं मिलना नहीं चाहता, जो बात है फ़ोन पे कर दीजिए। तो आदमी आगे का जो आदमी है, आगे का जो इंसान है, वो कुछ बोल नहीं पाता है इस दौर में। इस दौर को ऐसा बना दिया गया है। किसान आंदोलन जो हो रहा है वो बिना परमिशन के हो रहा है। हमने पत्रकारों ने रायपुर में भी आंदोलन किया था अभी कुछ समय पहले, बिना परमिशन के किया। ये तो जन आंदोलन को कोई परमिशन दे ही नहीं रहे कोविड के नाम से, ना तो राज्य सरकार दे रही है। बट चुनाव जरूर करा लेंगे, और चुनाव में जन आंदोलन बिल्कुल भी नहीं आता। वो खाली सिर्फ 4 नेता मंच पे रहते, सामने की पूरी जो ग्राउंड है वो खाली रहती है, ये बोलते हैं, कोई सुनता नहीं। ऐसा है क्या? हजारों की भीड़ होती है, हजार लोग आते हैं और इतने पास होते हैं जिसे कहा नहीं जा सकता। आपने आप देखिए कि कोविड से पहले की रैली और कोविड के बाद की रैली में दोनों में डिफरेंस होने चाहिए थे, पर नहीं है। जब आप अमित शाह जी का भी कैंपेन देखेंगे नगरीय निकाय चुनाव का हैदराबाद का, तो उनके आसपास 10 लोग हैं जो उनसे चिपके हुए हैं, माला डाली हुई है। तो क्या लगता है कि वो माला को हाथ में जो ग्लव्स होते वो पहनाया गया था या खुले हाथों से पहना दिया गया था? बहुत सारी बातें ऐसी है जिस पे चर्चाएं होनी चाहिए, जिस पे बहस होनी चाहिए। पर क्या है कि देश को किसी अलग दिशा में ले जाने का काम किया जा रहा है। जो मुख्य धारा की मीडिया है वो कहीं ना कहीं ये कर रही है कि एक अलग धारा में हम लेकर इसको चले जाए। अगर अभी बहुत सारे मरीज मिल रहे हैं, पर ये बड़ी खबर नहीं है, ये बहुत छोटी खबर है। और जब बहुत कम मरीज मिल रहे थे तो ये बहुत बड़ी खबर थी देश के लिए। और उस समय बड़ा लॉकडाउन कर, क्योंकि 2020 जब मार्च चालू हुई, तो मार्च से दिसंबर का दौर आप देखेंगे तो बहुत बुरा दौर गया है आम लोगों के लिए। जो एकदम मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास से नीचे के लोग हैं उनके लिए बहुत बुरा दौर था ये। पर हाई क्लासों ने इनको बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। नहीं, कोविड को इसलिए लाया गया है कि जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उनके लिए कोविड है, नेताओं के लिए कोविड नहीं है। हमारे राजधानी रायपुर में ही देखें तो पश्चिम के विधायक हैं विकास उपाध्याय जी और हमारे महापौर बिना मास्क के बरसते भीगते हुए पानी में
बिंदास घूम रहे थे, तो इन्हें कोविड का भय नहीं सताता। और एक ही गाड़ी पे बैठे हुए थे। भूपेश बघेल जी अपने इवेंट हाउस में, सीएम हाउस में नहीं कहता उसको, वो इवेंट हाउस है, अपने इवेंट हाउस में झूला झूलते हैं, तिजहारिनों के साथ में गेड़ी चढ़ते हैं, भौरा चलाते हैं, मास्क नहीं रहता, और बड़े बड़े पोस्टरों में लिखा रहता है कि त्योहार मनाइए खुशियों से, मास्क लगाइए जरूर। तो ये मास्क किन्हें डराया जा रहा है? बड़े ये जो है WHO का ही तो षड्यंत्र है जो इन्होंने देश में कोविड को लॉन्च किया। दरअसल देखा जाए तो कोविड कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, कोई महामारी नहीं है। हाँ नहीं, आपकी इम्यूनिटी देखिए, बीमारी होना, हाँ जी, और एक चीज होना कि विदाउट मेडिसिन आपका ठीक हो जाना, जी बिल्कुल, दोनों में फर्क है। हाँ। आप इस बात को समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको कोई बीमारी है और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी पावर ही उसे ठीक कर दे रही है। जी बिल्कुल, बराबर है। फिर भी आप उसको क्या घोषणा कर दे रहे हैं कि ये महामारी है और इसकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मेडिसिन टीबी की बनानी चाहिए, आपको मेडिसिन कैंसर की बनानी चाहिए, आपको मेडिसिन हार्ट अटैक की बनानी चाहिए, आपको मेडिसिन शुगर की बनानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे बीमारी, ऐसे मैं बहुत सारी बीमारी गिना सकता हूँ जिनकी मेडिसिन बनानी चाहिए, जिन पे बड़ा रिसर्च होना चाहिए। हाँ। बट कहीं ना कहीं उन बीमारियों की मेडिसिन नहीं तैयार करके इसको एक प्रोपेगेंडा की तरह सेट कर देना, पूरे देश को एक दूसरे रोड मैप पे डाइवर्ट कर देना और उस डाइवर्ट को फिर अलग डाइवर्ट कर देना, ये बहुत अलग किस्म का बीमारी बताया जा रहा है जिसमें आदमी मर जाता है, पर रिकवरी रेट 70% से इस बीमारी की ज़्यादा है। दरअसल आजकल मौत हो भी रही है किसी भी कारण से, तो डायरेक्ट उसको कोविड का नाम दे दिया जा रहा है। इनके लिए बहुत बड़ा हथियार ये है कि कोविड में जो मर रहे हैं, कोरोना को लेकर मैं एक और बड़ी बात बता दूं, 2002 में सार्स आया था, पूरे वर्ल्ड में आया था। हाँ। दुनिया के 92 कंट्रीज में ये सार्स था, पर इंडिया में नहीं आ पाया। ये 80% सार्स और कोविड-19 के जो वो है कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वो आपस में 80% मैच खाते हैं। उस समय ही रिसर्च चालू हो गई थी, पर बीच में पैसा नहीं है बोल के वर्ल्ड लेवल पे इसको बंद कर दिया गया। अगर उस समय सार्स का मेडिसिन होता तो वही मेडिसिन आज कोविड-19 में यूज़ ला लिया गया था जाता, और 92 कंट्रीज में ये बीमारी बिल्कुल भी फैली थी जिसको सार्स कहा जाता है। जी जी जी। तो उस समय वैक्सीन नहीं बनाई गई, और अब वैक्सीन को एक बड़े पैमाने पे लॉन्च करना और एक बड़ा बिजनेस सेट करके लॉन्च करना, ये कहीं ना कहीं ये ठीक है, वैक्सीन लगनी चाहिए, ठीक है, सारी 17 नहीं लगनी चाहिए, पर 17 नहीं लगनी चाहिए तो चुनाव भी नहीं होने चाहिए। जी बिल्कुल। सभा मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, वैक्सीन को लेकर जिस ढंग से चल रहा है, ये केवल 2 वैक्सीन तक नहीं रुकेगा मामला। ये 2 वैक्सीन तक तो आपको मार्क जुगरबर्ग बोल रहे हैं उसकी योजना के तहत, मगर और बड़े बड़े व्यापारी भी इसमें सक्रिय। या आप ये मान लीजिए कि हम कंप्यूटर रखते हैं ना, तो हर साल हमको उसको वायरस के लिए एंटीवायरस देना पड़ता है। तो इस तरह होता है कि आपको हर साल जब चार्ल्स बैबेज ने, जो चार्ल्स बैबेज है जिन्होंने कंप्यूटर बनाई, उस समय वायरस नहीं थे। धीरे धीरे कंप्यूटर में ऐसी चीज़ें लगाई गई, ऐसी चीज़ें की गई जिससे चीज़ें की गई कि आप और आपका पीसी एंटीवायरस डालने के बाद भी प्रोटेक्टेड नहीं है, ये भी एक बात है, पर आप अपनी दिल की तसल्ली के लिए करते हैं ये सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से इसमें भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल उस डर के कारण से लोगों को बाध्य किया जाएगा कि हर साल आप मुझे जहाँ तक ये समझ में आ रही है, लोगों को ऐसा बोल दिया जाएगा कि सालाना आपको कोविड की वैक्सीन लगानी है, या फिर 6 महीने में, जैसे पोलियो का आप टीका लगाते हैं, वैसे उसी तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा दौर ना आ जाए जिस दौर में ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं कोविड-19 का आपको टीका लगाना होगा, कोविड-19 का आपको 6 महीने साल भर में वो करनी होगी। 1000 रुपये दीजिए, आपका बच्चा पैदा हुआ है तो सबसे पहले आपको कोविड का टीका लगेगा, बाद में पोलियो का टीका लगेगा, फिर पहला कोविड फेज़ 1, कोविड फेज़ 2, कोविड फेज़ 3। देखिए आज अगर आप प्राइवेट में भी जाते हैं और सिर्फ पोलियो का भी इंजेक्शन लगाते तो 2000 के ऊपर का है। जी। तो कहीं ना कहीं कोविड भी ये प्लस पॉइंट करना दे, और देश में लाखों लोग पैदा होते हैं, तो ये बड़ा व्यापार एक जो गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है कि एक बड़ा व्यापार देगा ये, और एक पूरा बिजनेस डर का है, बिजनेस का डर का है। और दूसरा क्या है, अभी अब भारत के लोगों को इसमें समझना पड़ेगा कि पहली बार हम एक लोकतांत्रिक देश, पहली बार एक जो भयावह वातावरण बना है उसमें एक हमारी जो सरकार है केंद्र में, उससे एक डर भी पैदा हुआ है कि पहली बार भारत के लोगों को महामारी का सामना अपने पैसे से करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति आने वाली है। ये एक बहुत भयावह है, तो उसमें गरीब लोगों का क्या होगा,
वो लोग कहाँ से 6-6 मुझे हज़ार लगता 7-7 हज़ार की है वैक्सीन मुझे लगता है प्लेग भी जब आया था जी। तो इतना भयंकर नहीं था, जबकि प्लेग जिसको होता था वो मर जाता था। हाँ। उसके बाद जो इस बीमारी को इतना डेंजरस बताना, ये बहुत अलग स्थिति पैदा करती है देश में। जी। इस बीमारी को WHO जिस हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिस हिसाब से इसको बोलती है कि सबसे भयंकर है, ये शब्द का प्रयोग जब होता है तो मायने में ये बीमारी जिसको होना। इसमें WHO का आप जिक्र कर रहे हैं तो एक चीज़ मुझे और याद आ गया कि आप ये भी ध्यान रखिए कि फिर जो जुकरबर्ग हैं उनकी बात WHO क्यों मानेगा? इसलिए मानेगा कि अमेरिका और यूरोप के सारे देश मिला के जितना फंडिंग WHO को करते हैं उससे 2 गुना ज़्यादा फंडिंग अकेले जुकरबर्ग करता है WHO को। तो आप सोच लीजिए कि जो किसी सेठ के पैसे से चल रहा है कोई संस्था तो उसका रवैया क्या होगा। तो जुकरबर्ग के हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। जुकरबर्ग को अभी मात्र 15-16 दिन पहले उन्होंने टाइम्स मैगजीन में अपना आलेख दिया जिसमें उन्होंने 70% लोगों को वैक्सीन लगाने की बात की। उसके तुरंत बाद हर कहा जा रहा है कि 10 अरब मतलब घोषणा कर दिया 10 अरब डोज से ज़्यादा की आवश्यकता होगी वैक्सीन की। उसके तुरंत बाद WHO ने घोषणा कर दिया, कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, WHO ने घोषणा कर दिया कि उससे नई महामारी के रूप में कोरोना का नया प्रकार आ रहा है। अभी पहला कोरोना गया नहीं कि दूसरा कोरोना आ चुका है। अब नए नाम खोजे जा रहे हैं, नए चीज़ें की जा रही हैं। मुझे जैसा उसमें आप ये भी देखिए, इस डर फैलाने से और कई चीज़ें होंगी जिसमें आम लोगों को ध्यान नहीं जाता। ये डर फैलाने के बाद ठीक वैसे समझ लीजिए नोटबंदी करने के बाद अलग अलग नोटों की साइज के हिसाब से सारे एटीएमों को बार बार बदलना शुरू हुआ। और दूसरी बात यह है कि एटीएम तो बदले गए, पर हमारे प्रिय प्रधानमंत्री को ये नहीं पता था कि हमारे इंडिया में कितने लाख एटीएम हैं। वो सबका घाटा तो जनता को हुआ। जनता के पैसे से बैंक करेगी ना, बैंक जो बैंकों को जो खर्चा है वो हमसे वसूलने के लिए तरह तरह का टैक्स लेती है, पैसा जमा करने का टैक्स, निकालने का टैक्स, वो सब उसी से जुड़ा हुआ है। मगर हम लोग बात कोरोना की कर रहे हैं तो उसमें एक उसी से जुड़ा हुआ बता रहा हूँ। तो जैसे ही कोरोना अभी जो हम झेले उससे बड़े कोरोना की बात कर रहे हैं, उसकी नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि वो जो टेस्ट किट है जो करोड़ों अरबों की खर्चा करके भारत ने खरीदा है या किसी भी देश ने खरीदा है वो बदले जाएंगे। अब वो किट काम नहीं आएगा। कितने गवर्नमेंट ने तो डमी किट खरीद ली थी। अब नया किट आएगा जो किट ही खराब नया मास्क आएगा। नहीं ये मास्क उसमें काम नहीं करेगा। हाँ। तो उसके लिए नया मास्क आएगा है ना। ये सैनिटाइजर उसमें काम नहीं करेगा तो उसके लिए नया सैनिटाइजर जो आएगा। 10 रुपए का मास्क तो आप पूरा धंधे को देखिए, पूरा व्यापार वो 70 रुपए में सेल आउट किया गया था। जो 10 रुपए का मास्क था वो 70 रुपए में 90 रुपए तक सेल आउट किया गया था। जो आज हम 10 रुपए में ले रहे हैं ये इसलिए हो गया था क्योंकि इन्होंने इतना ज़रूरी, जब पहला मरीज पाया गया था तो इतना डेंजरस माहौल बनाया गया था, इतना डर की स्थिति बना दी गई थी कि बाप बेटे से डरता था, बेटा बाप से डरता था, बीवी हस्बैंड से डरती थी। मतलब हम लोग देखते थे, मैं गांव में था उस समय, लॉकडाउन में गांव में खुद फंसा हुआ था, तो मैं देखता था कि एक आदमी इसलिए मर गया हेडक से, टेंशन से, अटैक से कि वो आया ना, जब गांव में वो आया और वो अपनी वाइफ से मिलने गया तो वाइफ ने इनकार कर दिया मिलने से, पहचानने से माँ ने इनकार कर दी। दुखद माहौल देखे हैं। माँ ने पहचानने से मना कर दी कि मेरा बेटा है। इतना डर, कभी सर्दी हो जाए किसी को ना तो पूरा गांव सहम जाता था। बिल्कुल। मैं एक मेडिकल में गया और मैंने सिर्फ ये कह दिया कि मुझे फीवर है तो पूरा मेडिकल सहम सा गया, आजू बाजू के लोग सहम से गए, नहीं भैया नहीं। लोगों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को 3-3 साल 4-4 साल के बच्चों को बिना किसी सहयोग के यानी अकेले उसको एम्बुलेंस में विदा किया है। जी जी। तो ये बहुत दुखद थी और ये बहुत दर्दनाक था। और मैं स्वीकार करता हूँ मैं डरा हुआ हूँ। मैं आपसे मतलब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा मैं डरा हुआ हूँ। आप मेरे को बहुत डरा दिए। मगर ये बताइए कि ये जो कोरोना का जो नया स्ट्रेन आया है इसके जाने के बाद कोई फिर से नया स्ट्रेन तो नहीं आया? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या इसकी गारंटी दे रहे हैं? ये बड़ा सवाल बनता है कि कहीं ना कहीं जो आज फेज़ 1 में कोरोना था उसका फेज़ 2 आ गया। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि पार्ट 1 पार्ट 2 की तो कहानी चालू हो गई है। देखना मज़ेदार ये रहेगा कि पार्ट 3 कैसा होता है और कब तक ये सिलसिला चलता रहता है। और ये कब तक सिलसिला चलता रहता है और कब तक इसको टीआरपी के लिए, कोरोना को एक टीआरपी के लिए यूज़ किया गया।
जो लोग उस समय न्यूज़ चैनल नहीं देखते थे। हाँ। बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने न्यूज़ चैनल में इंटरेस्ट लिया कि कौन सा मरीज कहाँ पाया गया है। रामायण की बात नहीं, रामायण जो आता था रामानंद सागर का, तो लोग सारा कामकाज बंद करके और ट्रेनें रुक जाती थी, लोग टीवी में चिपके रहते थे। आज सेम उसी टाइप से मोदी जी ने हमारे देश के नागरिकों को इतना डरा दिया कि लोग अब टीवी में वापस आ गए और देखते हैं सिर्फ गोदी मीडिया, अर्नब जैसे को जो चीखता चिल्लाता है और बाद में कहता है पूछता है भारत। वो क्या पूछता है यही हम नहीं समझ पाते कि क्या पूछना चाहता है। वही पूछता है जो मोदी जी उससे पूछना चाहते हैं या उससे कहलवाना चाहते हैं। नहीं, कुछ लोगों का देखिए, हम लोग तो ऐसे एंकरिंग कभी नहीं कर सकते, पर कुछ लोग बोलते कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो ऐसा लगता है कि वो झगड़े के मूड में आए थे एंकरिंग करने। हाँ, बताना ही होगा, देश को यह जवाब चाहिए, मतलब इस तरीके की भाषा का या इस तरीके की ऊंची साउंड का हम लोग कभी भी प्रयोग नहीं कर सकते। मुझे हर क्षण डर लगा रहता है कि अर्नब गोस्वामी का वो हार्ट अटैक ना आ जाए, तो मैं उसके प्रति बहुत चिंतित। आज तक में ये हुआ कि आज तक में ये घटना हुई कि डिबेट में ही एक आदमी की डेथ हो गई, जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता माने जाते थे। उनकी एकदम अचानक से, आज तक में 5 बजे बैठे थे, डिबेट चल रहा था और मौत हो जाना। तो कहीं ना कहीं वातावरण इस तरीके की बना दी गई है कि आप देख रहे हैं कि कोविड-19 किस तरीके से फैल रहा है। मतलब ये अलग ही समझ में आता है कि कहानी नहीं समझ में आती कि इस तरीके की रिपोर्टिंग करना या इस तरीके की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पहुंचाना या इस तरीके की लैंग्वेजेस को यूज़ करना जो एक अलग ही दिशा देता हो न्यूज़ चैनल को। जी बिल्कुल। एक ये जो युवा पीढ़ी है उसको एक अलग दिशा दी जा रही है। अब वो आपसे बैठ के ऐसे बात नहीं करेगा कि कैसे हैं सर आप, वो ऐसे बात करेगा। तो ये एक ऐसा, मतलब एक लैंग्वेज का जो प्रोपगंडा भी रचा जा रहा है, एक लैंग्वेज भी, मतलब आप बोल सकते हैं कि लैंग्वेज को भी वो किया जा रहा है। जिस तरीके से हम एक लोहे को गर्म करके मोड़ते हैं, उसी तरीके की युवा पीढ़ी को एक अलग प्लेटफॉर्म देकर मोड़ा जा रहा है, ताकि वो अब शालीनता से बात नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा चिल्ला के बात करेंगे। और ऐसे चिल्ला कितने डिबेट में तो बोलिए ना, अगला बोलता है मैं बोलने तो दो, हाँ तो बोलिए ना, हाँ तो बोल रहा हूँ, हाँ तो बोलिए। अरे तो आप जब तक चुप नहीं रहेंगे तब तक आगे वाला बोलेगा कैसे। तो कोविड में भी भयानक रिपोर्टिंग की गई कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, वैसे देख सकते हैं, और एक बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चल पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती समय दिया और इस चर्चा का विषय जो रखा गया था कोविड था और हमने बहुत सारी बातें कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। हम कमल शुक्ला जी कांकेर से थे, जिनसे वरिष्ठ पत्रकार है, जिनसे बात कर रहे थे, और दिनेश सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार है जो रायपुर से हैं, उनसे बात कर रहे थे। 4-6 बातें ये समझ में आई कि जिस तरीके का लॉकडाउन किया गया, उसके बाद भी कोरोना पे कहीं ना कहीं हमने कंट्रोलिंग जो होनी थी वो नहीं हो पाई। दूसरी बड़ी बात ये समझ में आई कि जो वैक्सीन है वो अभी भी एक साफ तौर पर नहीं हुआ है कि वो फ्री होने वाला है या पैसे से होने वाला है। अगर पैसे से मिलने वाला है तो एक बड़ा रेवेन्यू, एक बड़ा बिजनेस खड़ा होने वाला है हर देश के लिए। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं खड़ा होगा, ये हर उस कंट्री के लिए खड़ा होगा जिस कंट्री में कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जनता को डराया गया है या फिर जनता को बताया गया है। तीसरी बड़ी बात ये समझ में आ गई है कि वैक्सीन की जो कंपनी है उनके पास पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट जा चुका है, जो वैक्सीन बनाने के लिए रेडी है और जो बना भी रही है। और कहीं ना कहीं वो हो सकता है कभी भी आधी रात को मोदी जी यार बोले कि नमस्कार मैं मोदी, मैं प्रधानमंत्री हूँ और सुबह आपको वैक्सीन मिल जाएगी, कृपया कंपलसरी करके कल के कल ही वैक्सीन लगाएं। और आपको सुबह फिर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, ATM से पैसे निकालने पड़ेंगे अगर वैक्सीन की कीमत ज़्यादा हुई तो। चर्चा में हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदू भारत। मैं दुलार अंसारी और आप देख रहे थे हिंदू भारत। ठीक था कमल भैया।